Hello students, so in this video we will discuss or we will start the chapter number 11. The chapter name is thermal property of matter, heat and temperature. So mainly this is your chapter number 11, class plus 1 physics. So in this chapter the concept of heat and temperature we will discuss. Means in this chapter we have to discuss about the concept of heat and the temperature. So the first point here is heat. So heat is a form of energy which produce sensation of hotness और and coldness. Means heat एक तरह की एनर्जी है जो हमारे अंदर सेंसेशन प्रोड्यूस करती है, जैसे हॉटनेस और कोल्डनेस. जैसे लाइट थी प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साइट एंड साउंड प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हियरिंग. तो इस तरह से हीट भी क्या एक एनर्जी है विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस. मीन्स जिसके बिहाफ पे हम बता सकते हैं कि कोई बॉडी कूल है या कोई बॉडी क्या है, हॉट है. अब नेक्स्ट आपका आता है फ्लो ऑफ हीट, कि हीट कैसे फ्लो करती है. तो हीट इज ऑलवेज फ्रॉम द हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. जो हीट का फ्लो होगा वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ होगा. अब होगा कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लेता हूं फॉर एग्जाम्पल कि ये कोई आपका सिस्टम ए है, इट इज इन कॉन्टैक्ट विद सिस्टम बी, ये बी के साथ जुड़ा हुआ है. सो सिस्टम ए इज एट 20 डिग्री टेम्परेचर पे है, क्लियर. और सिस्टम जो आपका बी है वो 0 डिग्री पे है. तो अब क्या होगा कि जो ए हॉट है और बी क्या कूल है, तो जो एनर्जी है वो ए से बी तक फ्लो होना शुरू होगी. कब तक शुरू होना फ्लो होगी, मीन्स द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बी डिक्रीजेज एंड टेम्परेचर ऑफ बॉडी ए डिक्रीजेज एंड द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बी इंक्रीजेज. तो बी का टेम्परेचर तब तक इंक्रीज करेगा या ए का तब तक डिक्रीज करेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाए. तो आफ्टर सम टाइम कि अगर हम कहते हैं कि ये ए थी और ये बी थी, तो ए का टेम्परेचर 10 रह जाएगा और बी का भी क्या होगा 10 होगा. इन दैट वे कि जो दोनों बॉडी हैं वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच गई. इक्विलिब्रियम मतलब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो गया. सो हीट का फ्लो होना बंद हो गया. तो हीट क्या करती है, फ्लो करती है हॉट से कहां पे, कूल बॉडी पे फ्लो करती है. कब तक करती है, जब तक दोनों बॉडी इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंच जाती. क्लियर. सो इन दैट वे हीट आपकी फ्लो करती है. अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि हीट को हम मेजर किससे करते हैं, तो हीट इज एनर्जी. सो एनर्जी इज मेजर्ड इन जाउल. क्लियर. सो एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जाउल. ऑन द अदर हैंड दी सीजीएस यूनिट इज कैलोरी. सीजीएस यूनिट आपकी क्या कैलोरी है एंड 1 कैलोरी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4.2 जाउल. तो ये रिलेशन है किसके बीच में, कैलोरी और जाउल के बीच में. तो उसके बाद नेक्स्ट आता है टेम्परेचर. सो टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी विच मेजर द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस ऑफ द बॉडी. मीन्स टेम्परेचर क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जो ये मेजर करती है कि कोई बॉडी कितनी ज्यादा गर्म या कितनी ज्यादा ठंडी है. तो अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो गर्म होगी, अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर कम होगा तो वो कूल होगी. तो व्हाट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच मेजर द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस, कि कोई बॉडी कितनी हॉट है या कोई बॉडी कितनी कूल है. तो जो उसको मेजर करेगा वो टेम्परेचर मेजर करेगा. क्लियर. सो आफ्टर द टेम्परेचर जो नेक्स्ट आपकी टर्म है वो है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को मेजर कैसे करेंगे. सो फॉर मेजरिंग टेम्परेचर वी हैव डिफरेंट थर्मामीटर्स. जो आपके पास मरकरी का थर्मामीटर होता है, अल्कोहल का थर्मामीटर होता है. एंड जो टेम्परेचर मेजर करने की मेनली वी हैव द 3 स्केल. हमारे पास 3 स्केल है टेम्परेचर को मेजर करने की. तो जो फर्स्ट स्केल है वो सेल्सियस स्केल है, जिसको आप अच्छे से जानते हो, जो डिग्री सेल्सियस हम वर्ड बोलते हैं. अब सेल्सियस स्केल बनी कैसे है, हाउ वाज सेल्सियस स्केल फॉर्म्ड. तो भाई सेल्सियस स्केल बनाने के लिए हमने क्या लिया, प्योर आइस ली, प्योर आइस को लिया और प्योर आइस को हमने हीट करना शुरू कर दिया. क्लियर. तो हमने देखा कि वो जो प्योर आइस थी आपकी, इन सेल्सियस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 0 डिग्री. मींस प्योर आइस को हमने मेल्ट किया और हमने देखा कि कितने डिग्री पे मेल्ट होती है. तो इट मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री पे ये मेल्ट हो गई. ऑन दी अदर हैंड जो हमने प्योर वाटर लिया था, प्योर वाटर को हमने फिर से हीट किया, उसको बॉयल करना शुरू कर दिया एंड इट बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस. तो ये हमने स्केल बना दी है आपकी. अब स्केल क्या है कि जो आपका सेल्सियस होगा उसके अंदर जो लोएस्ट होगा वो 0 डिग्री तक मेजर करेगा और हाईएस्ट 100 डिग्री तक मेजर करेगा. मींस जो आपकी सेल्सियस स्केल है वो लोएस्ट टेम्परेचर 0 डिग्री मेजर करेगी और हाईएस्ट 100 डिग्री मेजर करेगी. एंड दैट स्केल डिवाइड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स. मींस हमने 0 से लेके 100 तक को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया और हर एक आपको 1 डिग्री मेजर करेगा. क्लियर. तो दिस स्केल डिवाइड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट ऑफ डिवीजन इज नोन एज 1 डिग्री. जो हर एक पार्ट होगा उसको हम 1 डिग्री कहेंगे. तो ये आपकी थी सेल्सियस स्केल. अब सेल्सियस स्केल के बाद जो नेक्स्ट स्केल है वो आपकी फ़ारेनहाइट. तो फ़ारेनहाइट का जो सिंबल है उसको हम F से लिखते हैं, तो डिग्री फ़ारेनहाइट हम बोलते हैं इसको. अब फिर से क्या हमने प्योर आइस लेनी है, प्योर वाटर लेना है, दोनों को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे. तो जब हम वो टेम्परेचर देखेंगे जिसके अंदर आपकी जो प्योर आइस आपकी मेल्ट हो जाती है,
क्लियर। तो प्योर आइस जो मेल्ट होगी अकॉर्डिंग टू फ़ारेनहाइट स्केल वो आपकी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे मेल्ट होगी, और जो वाटर बॉयल होगा वो होगा 212 पे। तो अब जो आपकी स्केल है उस स्केल के अंदर जो लोएस्ट टेम्परेचर वो मेजर करेगी वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट मेजर करेगी, और जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो 212 फ़ारेनहाइट मेजर करेगी। मीन्स जो स्केल है उसकी जो रेंज है वो आपकी है 32 टू 212। सिमिलरली दिस होल स्केल इज डिवाइड, अब इसको डिवाइड करना है, सो इट डिवाइड इनटू 180 इक्वल पार्ट। मीन्स हमने इसको 180 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर हम 212 में 32 माइनस करते हैं तो 180 आता है आपका। अब यहाँ पे जो हर एक यूनिट होगी, हर एक स्केल के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगी वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होगी। क्लियर। सो ईच पार्ट और डिवीजन इज नोन एज 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर। सो द होल इंटरवल और होल स्केल की जो लोएस्ट फिक्स पॉइंट है वो 32 है, और जो हाईएस्ट फिक्स पॉइंट है वो 212 है, और इस तरह से लोएस्ट और हाईएस्ट को हमने 180 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। और जो एक ईच पार्ट जो मेजर करेगा वो मेजर करेगा 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। किसको मेजर करेगा? वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट को। आफ्टर दैट दो स्केल के बारे में आप पहले ही जानते हो, लेकिन जो थर्ड स्केल आपकी है वो र्यूमर। तो र्यूमर स्केल में फिर से हमने वही वाटर लेना है, तो हम देखें वाटर कितने डिग्री पे मेल्ट होगा, सॉरी आइस कितनी डिग्री पे मेल्ट होगी। तो इन दैट स्केल की आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस, एंड सिमिलरली वाटर बॉयल कितने पे होगा? 80 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 80 डिग्री र्यूमर, नॉट सेल्सियस, र्यूमर पे। तो इस स्केल के अंदर जो लोएस्ट फिक्स पॉइंट है वो 0 है, और हाईएस्ट फिक्स पॉइंट जो है आपका 80 र्यूमर है। फिर से स्केल को हमने किस में डिवाइड कर दिया? वी डिवाइडेड इनटू 80 इक्वल पार्ट्स। इसमें 80 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, और जो हर एक पार्ट मेजर करेगा वो मेजर करेगा 1 डिग्री र्यूमर। तो ये आपकी 3 स्केल थी जो एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। क्लियर। अब इन तीनों स्केलों की आपस में एक रिलेशन है। तो रिलेशन क्या है हम यहाँ पे चलते हैं। अब इसकी अगर हम कह देते हैं कि कोई टेम्परेचर है दैट इज इन डिग्री सेल्सियस, उसको हम थीटा सी लिख दिया, ठीक है। तो अब इसकी जो स्केल बनेगी इसको हम लिखेंगे थीटा सी माइनस 0। कितनी डिवीजन है इसके अंदर? 100 डिवीजन है। सिमिलरली यहाँ पे थीटा एफ वो टेम्परेचर है, और इसकी लोएस्ट वैल्यू कितनी है? 32। तो यहाँ पे 32 माइनस कर दिया, और कितनी डिवीजन है इसके अंदर? 180 डिवीजन है। सिमिलरली इसके अंदर क्या थीटा आर लिखा मैंने, कितना है लोएस्ट? 0 है, तो इसमें से माइनस क्या कर दिया मैंने? 0 को माइनस कर दिया। डिवाइड बाय कितना है इसका? 80। तो अब ये जो तीनों होंगी ये तीनों स्केल आपस में बराबर होंगी। बराबर कैसे? कि हम यहां पे लिख सकते हैं कि थीटा सी माइनस 0 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू थीटा आर माइनस 32 डिवाइड बाय 180 इज इक्वल टू थीटा आर, सॉरी थीटा एफ, थीटा आर माइनस 0 डिवाइड बाय 80। तो इन तीनों रिलेशन से हेल्प से हम इन तीनों की रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो है थर्मल एक्सपेंशन। क्लियर। अब थर्मल एक्सपेंशन का मीनिंग क्या है उसको हमने पढ़ना है पहले। थर्मल एक्सपेंशन का मीनिंग होता है द इंक्रीज इन द साइज ऑफ बॉडी ड्यू टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर। कि जब किसी बॉडी का हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका साइज बढ़ता है, तो उसको हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन का नाम दिया जाता है उसको। अब जो थर्मल एक्सपेंशन है बेटा वो 3 तरह के। सबसे पहले लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन से हम ये समझते हैं कि ये कोई बॉडी थी जिसकी जो लेंथ थी वो एल नोट थी। क्लियर। हमने इसको हीट कर दिया, और हीट करने के बाद जिसकी लेंथ थी वो आपकी पहले के मुकाबले इतनी बढ़ गई, इसको हमने कह दिया डेल्टा एल। क्लियर। और ये जो नई लेंथ है इसको कह दिया हमने एल। तो जो नया एल आया वो आ गया एल नोट प्लस डेल्टा एल। तो ये थी लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर मतलब लेंथ के इंक्रीज होने को हम बोलेंगे लीनियर एक्सपेंशन। तो यहां पे जो पॉइंट आएगा कि द इंक्रीज इन द लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ इनटू में चेंज इन टेम्परेचर। अब मान लो यहाँ पे टेम्परेचर क्या था? T1 था, यहाँ पे टेम्परेचर क्या था? T2 था। जो चेंज आएगा वो बनेगा T2 माइनस T1, और इसको हम लिखते हैं डेल्टा टी। क्लियर। तो ये पॉइंट यहाँ पे आया कि जो लेंथ में इंक्रीज होगा वो आपका किसके प्रोपोर्शनल होगा? वो होगा ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन टेम्परेचर के। तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम नहीं रखते, तो यहां से लिखेंगे डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नोट डेल्टा टी। अब जो ये अल्फा है दिस इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट। क्लियर। अगर मैं यहां से अल्फा की वैल्यू निकालता हूं तो अल्फा को आप आराम से निकालते हो। अल्फा आपका क्या होगा? यहां से अल्फा को हम लिखते हैं डेल्टा एल डिवाइड बाय एल नोट इनटू में डेल्टा टी। तो व्हाट इज अल्फा? तो अल्फा को अगर मैं डिफाइन करना चाहता हूं यहां से, तो अल्फा आपका होगा इंक्रीज इन लेंथ। तो डेल्टा एल क्या था? इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अल्फा। अल्फा की डेफिनेशन क्या है? इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री इंक्रीज इन द टेम्परेचर। क्लियर। तो इसको अगर मैं डिफाइन करता हूं अल्फा को, आप मतलब इसके नाम ही आपने बताना है एक बार। तो डेल्टा एल इज क्या है? इंक्रीज इन लेंथ। एल नोट क्या है? ओरिजिनल है। तो इंक्रीज इन लेंथ
पर यूनिट लेंथ पर डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो उसको बोलेंगे हम अल्फा। तो अब इसको अगर हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं तो मैंने लिखा है यहाँ से अगर मैं डेल्टा एल की वैल्यू निकालता हूँ तो जो डेल्टा एल होगा वो आपका होगा एल माइनस एल नोट, मीन्स ये एल नोट उठ के इधर आ गया। तो यहाँ पे हम डेल्टा एल की वैल्यू पुट करते हैं, तो डेल्टा एल की जो वैल्यू पुट होगा तो एल माइनस एल नोट इज इक्वल टू अल्फा एल नोट डेल्टा टी। इस एल नोट को उठा के इधर लेके जाइए तो एल इज इक्वल टू एल नोट प्लस अल्फा एल नोट डेल्टा टी। तो अंदर से हमने एल नोट को कॉमन लिया तो अंदर आ गई 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये जो एल है ये है नई लेंथ, और नई लेंथ की ये रिलेशन है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ, अल्फा के साथ और ओरिजिन लेंथ के साथ। तो इस एक्सपेंशन को हम बोलेंगे लीनियर एक्सपेंशन। तो दूसरी जो आपकी एक्सपेंशन है वो है एरियल एक्सपेंशन या एरिया एक्सपेंशन। तो एरिया एक्सपेंशन का मीनिंग होता है कि ड्यू टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर की व्हेन अ सॉलिड बॉडी इज हीटेड इट्स एरिया इंक्रीजेज देन द थर्मल एक्सपेंशन इज सेड टू बी एरियल एक्सपेंशन। मींस जब किसी बॉडी को हम हीट करेंगे तो बॉडी के हीट होने की वजह से उसका एरिया बढ़ेगा। क्लियर, तो मतलब ये 2D शेप के लिए एप्लीकेबल है, जैसे स्क्वायर रेक्टेंगल की शेप होंगे उनके लिए, वो सिंपल कोई रोड है तो उसके लिए एप्लीकेबल होगा। तो एरियल एक्सपेंशन का मतलब है इंक्रीज इन द लेंथ, सॉरी इंक्रीज इन द एरिया ऑफ बॉडी व्हेन अ बॉडी इज हीटेड या व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इट्स एरिया इंक्रीजेज, दैट एक्सपेंशन इज नोन एज एरियल एक्सपेंशन। तो फिर से वही है कि अब मान लो क्या था कि ये कोई बॉडी थी, इसका एरिया पहले ए नोट था। क्लियर, हमने इसको हीट कर दिया तो हीट करने से इसकी लेंथ भी बढ़ी, इसकी ब्रेड्थ में भी इंक्रीज हुआ, और जो इसका एरिया इंक्रीज हुआ उसको लिख दिया डेल्टा ए। और नया एरिया आपका क्या है, इसका ए है, तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए नोट प्लस डेल्टा ए। क्लियर, अब जो इंक्रीज इन एरिया है दैट इज डेल्टा ए, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल एरिया इनटू में चेंज इन टेम्परेचर। तो अब हमने क्या करना है, डेल्टा ए एस टी रहेगा, यहाँ पे इक्वल का साइन, यहाँ पे आएगा बीटा, बीटा ए नोट डेल्टा टी। अब जो बीटा है दिस इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। क्लियर, सो बीटा आपका यहाँ पे क्या है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। तो बीटा को हम डिफाइन कर सकते हैं, अगर मैं बीटा की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ तो वो आपका है डेल्टा ए डिवाइड बाई ए नोट इंटू में डेल्टा टी। लिखना फिर से वही है पहले की तरह, इंक्रीज इन एरिया पर यूनिट ओरिजिनल एरिया पर डिग्री चेंज इन द टेम्परेचर, या पर डिग्री इंक्रीज इन द टेम्परेचर। मीन्स 1 डिग्री टेम्परेचर में जब चेंज आएगा या 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसके रिस्पेक्ट में कितना एरिया इंक्रीज होगा, किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिनल एरिया के रिस्पेक्ट में। तो ये बीटा आ गया आपका। तो अगर मैं यहाँ से डेल्टा ए की वैल्यू निकालता हूँ तो डेल्टा ए जो आपका आएगा वो आपका आएगा ए माइनस ए नोट। तो इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो ए माइनस ए नोट इज इक्वल टू बीटा ए नोट डेल्टा टी। तो इस ए नोट को उठा के उधर लेके चले गए तो ए नोट प्लस बीटा ए नोट डेल्टा टी। तो हमने अंदर से ए नोट को कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। तो ये जो आ गई ये नए एरिया की रिलेशन आ गई, ओरिजिनल एरिया और बीटा मतलब कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन के लिए। अब नेक्स्ट आपकी है वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन बेटा जैसे एरिया था, लेंथ था, ऐसे वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन में मीनिंग होता है कि व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड एंड इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज, दिस टाइप ऑफ एक्सपेंशन इज नोन एज वॉल्यूम एक्सपेंशन। की जब किसी बॉडी को हीट करेंगे उसकी वजह से उसकी वॉल्यूम बढ़ेगी तो उसको बोला जाएगा वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो फिर से हमने क्या कहा कि इफ डेल्टा वी इज द इंक्रीज इन वॉल्यूम सो दैट इज प्रोपोर्शनल टू दी वी नोट इन टू में डेल्टा टी। तो फिर हम क्या करेंगे, डेल्टा वी इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे आपका गामा वी नोट डेल्टा टी। अब जो गामा है दिस गामा इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो वी वांट टू फाइंड द गामा वैल्यू दैट कम्स आउट टू बी डेल्टा वी डिवाइड बाय वी नोट इनटू में डेल्टा टी। अब इसको डिफाइन करना आपको आ ही गया होगा। इसको डिफाइन करेंगे तो क्या आएगा, इसको डिफाइन करने से सिंपल बात यह है कि इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्लियर, अब कोई भी एक्सपेंशन है, चाहे वो अल्फा है, चाहे वो बीटा है, चाहे वो गामा है, सबकी जो यूनिट होगी वो सेम होगी। सेम कैसे, अब वॉल्यूम की मीटर क्यूब होगी, इसकी मीटर क्यूब होगी, कट गया तो अकेला टी बचा यहाँ पे। तो जो अल्फा है और जो बीटा है और जो गामा है उसकी यूनिट जो होगी वो होगी, क्योंकि अगर यहाँ पे हम लिखते हैं तो 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस आएगा। तो यहाँ पे या तो इसके डिग्री सेल्सियस की पावर -1 होगी, अगर टेम्परेचर को केल्विन में मेजर कर रहे हैं तो केल्विन की पावर -1 होगी। मीन्स द यूनिट ऑफ डिग्री, यूनिट ऑफ अल्फा बीटा गामा क्या होगी, पर डिग्री या पर केल्विन। तो इसको अगर मैं फिर से लिखना चाहता हूं तो जो डेल्टा वी की वैल्यू होगी वो आपकी होगी दैट इज वी माइनस वी नोट इज इक्वल टू वी नोट गामा डेल्टा टी। तो इस वी को उधर लेके चले गए तो वी नोट प्लस वी नोट गामा डेल्टा टी। तो इसके बाद हमने क्या करना, इसको रीअरेंज करेंगे। तो जो वी आपका आएगा, वी नोट हमने बाहर लिया तो अंदर आएगा 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो ये जो है ये इंक्रीज इन वॉल्यूम की रिलेशन किसके साथ है,
जो नई वॉल्यूम की इंक्रीज ओरिजिनल वॉल्यूम और चेंज इन टेम्परेचर और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन के साथ। तो ये था आपका अल्फा बीटा और गामा, जो 3 तरह की थी, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो इससे जुड़ा हुआ जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगी रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। तो हमने आगे करना है, हमने रिलेशन निकालनी है अल्फा बीटा और गामा में। तो भाई अल्फा बीटा गामा में रिलेशन कोई मुश्किल नहीं है निकालनी, आसान सी रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है कि हम सबसे पहले क्या लेके चलेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला था, हमने लिखा था L इज इक्वल टू एल नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये हमने ये लिखा था जो सबसे पहले हमने लिया था लीनियर के लिए। तो जब हमने बीटा और अल्फा की रिलेशन निकाला तो हम कर देंगे स्केयरिंग बोथ साइड। तो जब स्केयरिंग बोथ साइड करूंगा तो ये बन जाएगा एल स्केयर, ये बन जाएगा एल नोट स्केयर और बन जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्केयर। अब एल मतलब एल इंटू एल, तो ये एरिया बन गया ऐसे ही, एल नोट इंटू में एल नोट, ये बन गया आपका ए नोट। मीन्स यहाँ पे आपका बन जाएगा ए, यहाँ पे आ जाएगा ए नोट। जब इसका स्केयर खोलेंगे तो आएगा 1 प्लस अल्फा स्केयर डेल्टा टी का स्केयर प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, मीन्स ए प्लस बी का होल स्केयर खोल दिया हमने। अब जो बेटा अल्फा और डेल्टा टी है ये पहले ही बहुत छोटे हैं, तो जब इनका और स्केयर करेंगे तो दिस टर्म क्या हो जाएगी, नेग्लेक्ट। मीन्स ये टर्म क्या होगी, बहुत स्मॉल होगी। अगर ये टर्म बहुत स्मॉल है तो नेग्लेक्ट कर दी। तो यहां से जो वैल्यू आगी वो आगी ए इज इक्वल टू ए नोट 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। क्लियर। और पीछे हम लिख के आए थे कि जो ए है वो आपका ए नोट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। मीन्स ये हमने एरियल एक्सपेंशन है, तो ए की वैल्यू ये भी है और ए की वैल्यू ये भी है। तो दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो ए नोट से ए नोट कैंसिल हो जाएगा आपका, 1 से आपका क्या कैंसिल होगा 1। तो जो बीटा डेल्टा टी था वो आपका किसके इक्वल हो गया, 2 अल्फा डेल्टा टी के। तो कट गया यहाँ से डेल्टा टी, तो बीटा की जो वैल्यू आगी वो आगी 2 अल्फा। तो बीटा किसके इक्वल है, वो 2 अल्फा के इक्वल है। अब सिमिलरली अगर हमने गामा की फॉर्म में तो इसका कर देंगे क्यूब। जब इसका क्यूब करेंगे तो बनेगा एल क्यूब, इधर बनेगा एल नोट का क्यूब और अंदर आएगा आपका 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्यूब। तो एल क्यूब को हम लिख देंगे वॉल्यूम, इसको लिख देंगे वी नोट। अब इसका जब क्यूब खोलेंगे तो 1 का स्केयर प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यहाँ पे आ जाएगा ए क्यूब डेल्टा टी का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। तो 3ab मतलब 3 इंटू में 1 है तो अल्फा डेल्टा टी और अंदर आपका आएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्लियर। इसको जब हम खोलेंगे तो अब इन टर्म को हमने एक्सपेंड करना है, तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू वी नोट। अब जब इसको हम खोलेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फा क्यूब डेल्टा टी का क्यूब। जब इस टर्म को खोलेंगे तो ये आ जाएगा 3 अल्फा डेल्टा टी एस टी आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस 3 अल्फा स्केयर डेल्टा टी का स्केयर। तो जो ये टर्म है और जो ये टर्म है बहुत स्मॉल है, दोनों टर्म आपकी नेग्लेक्ट हो जाए। तो आपको बचेगा v इज इक्वल टू वी नोट 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। क्लियर। अब जो v हम पीछे लिखे थे वो था v इज इक्वल टू वी नोट 1 प्लस गामा डेल्टा टी के इक्वल था। तो ये जब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो ये वी नोट से आपका वी नोट कट जाएगा, 1 से आपका 1 कट जाएगा, तो हमारे पास आ गया 3 अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी। तो ये डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, तो यहां से जो गामा आया वो आपका आ गया 3 अल्फा के इक्वल आ गया। तो हमने अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू तीनों निकाली। तो अगर मैं यहां से अल्फा रेशो बीटा रेशो गामा निकालता हूं तो वो आपकी आएगी 1 रेशो 2 रेशो 3 रेशो। तो ये आ गई अल्फा बीटा गामा में तीनों में रिलेशन। करना कुछ नहीं है, एक बार स्केयर करना है, एक बार क्यूब करना है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो वेरिएशन ऑफ द डेंसिटी विद टेम्परेचर। तो सबसे पहले पता है कि जो डेंसिटी आपकी होती है, द डेंसिटी होती है मास अपॉन में वॉल्यूम। ये हम पीछे करके हैं बहुत बार। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, लेट v1 एंड v2 बी द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी एट टेम्परेचर θ1 एंड θ2। कि कोई बॉडी है, क्लियर, कोई क्या है, बॉडी है कि जब उसकी वॉल्यूम v1 है तो जो टेम्परेचर है वो θ1 है, और जब उसकी वॉल्यूम v2 है तो उसका टेम्परेचर क्या है, θ2 है। मीन्स ये कोई बॉडी थी, जब हमने इसको, जब टेम्परेचर पहले θ1 था तो इसकी वॉल्यूम v1 थी, हमने इसको हीट कर दिया, टेम्परेचर इसका क्या हो गया, θ2 हो गया, तो एक्सपेंड कर गई मान लो ये, तो इसका टेम्परेचर क्या θ2 और वॉल्यूम क्या होगी, v2 होगी। अब उसके बाद यहाँ पे कहता है ρ1 एंड ρ2 बी द डेंसिटी ऑफ द बॉडी एट टेम्परेचर θ1। जब मान लो θ1 था तो इसकी डेंसिटी थी ρ1 और जब ये इंक्रीज हुआ तो इसकी डेंसिटी होगी ρ2। क्लियर। तो हमारे पास एक रिलेशन है वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम होती है v इज इक्वल टू वी नोट 1 प्लस गामा डेल्टा टी, जो हम वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए करके आए थे। तो अब हमने क्या करना है, इसको चेंज करना है v1 और v2 की फॉर्म में। तो जो v1 थी वो क्या थी, और इनिशियल वॉल्यूम थी, और v2 क्या थी, आपकी फाइनल वॉल्यूम थी। तो जब मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ इसको तो ऐसे लिख सकते हैं हम कि जो बाद में वॉल्यूम क्या होगी, v2 होगी। पहले क्या थी आपकी v1 थी, यहाँ पे आ गया 1 प्लस
गामा डेल्टा टी। अब जो डेल्टा टी है वो क्या, चेंज इन टेम्परेचर, तो यहाँ पे लिख दिया डेल्टा टी। अब यहाँ से मैंने वॉल्यूम की वैल्यू निकाल ली, तो वही सिंपल सी बात है, मास तो बॉडी का चेंज होता नहीं है, क्लियर, सिर्फ वॉल्यूम चेंज होगी। तो जब आपकी वॉल्यूम V1 है तो यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, और जब गामा 2 क्या बन जाएगा, m/V2। तो मैंने यहाँ से V1 और V2 की वैल्यू निकाल ली, तो जो V1 आपका निकलेगा वो निकलेगा m/ρ1, और जो V2 निकलेगा वो निकलेगा m/ρ2। तो ये दोनों वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी। तो यहाँ पे आ गया m/ρ2 इज इक्वल टू m/ρ1 इज इक्वल टू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो ये m से m आपका क्या होगा, कैंसिल हो गया। तो इसके बाद मैंने इसकी रीअरेंजमेंट की, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो ये ρ1 उधर चला गया आपका, और जो आपका ρ2 था इधर आ गया, तो 1 प्लस गामा डेल्टा टी आ गया। क्लियर। अब हमने क्या कह दिया कि जब टेम्परेचर आपका क्या है, θ1 है, ठीक है, और जब आपका टेम्परेचर मान लो 0 डिग्री है, टेम्परेचर 0 डिग्री तो डेंसिटी है ρ0, और जब टेम्परेचर आपका थीटा है, थीटा डिग्री है, तो डेंसिटी बोल दी, ठीक है, ये लिख दी हमने। तो जब हम लेके चल रहे हैं कि हमने यहाँ से लेके चला कि इसको हमने लिख लिया यहाँ पे, जब इसको हम लिखेंगे तो अब वह बाद में क्या ये है, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे जब हम इसको लिखेंगे तो ये आपका आ गया यहाँ पे 0 इज इक्वल, मीन्स जब पहले टेम्परेचर क्या था, 0 डिग्री था, तो जब टेम्परेचर 0 तो डेंसिटी क्या थी, ρ0 थी, तो ρ0 इज इक्वल टू ρθ इज इक्वल टू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अब हमने इसको रीअरेंज कर लिया, तो इसको उठा के मैं इधर लेके चला गया, तो जो ρθ होगा वो आपका आ गया यहाँ पे ρ0 डिवाइड बाय 1 प्लस गामा डेल्टा टी। इसको मैंने ऐसे रखा, ρ0 ऐसे रखा, ये थीटा इधर, इसके आगे 1 प्लस गामा डेल्टा टी की पावर -1, ये बन गई बाइनोमियल 1 प्लस एक्स। जो 1 प्लस एक्स की कोई टर्म होती है उसकी पावर जो भी होती है, अगर यहाँ पे 2 होगा तो बन जाएगा 1 प्लस 2x, तो इसकी पावर क्या -1 है, तो ये -1 यहाँ पे आ जाएगा आगे। तो जो ρθ आपका आएगा वो आ जाएगा आपका 1 माइनस गामा डेल्टा टी। तो ये आपकी आ गई रिलेशन, यहाँ पे ρ0 है, ये रिलेशन आ गई यहाँ पे। अब सिंपल सी बात है, जब मैं इसको लिखता हूँ यहाँ से कि जो ρθ होगी वो होगी ρ0 माइनस ρ0 गामा डेल्टा टी। इसका मतलब जब किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो उसकी इनिशियल वॉल्यूम होगी उसमें से कुछ ना कुछ क्या माइनस हो रहा है। इसका मतलब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये टॉपिक था आपका, इसको देखोगे दोबारा से तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं अनमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। जो वाटर है वो अनमलस बिहेवियर है वाटर का। अब हमने यहाँ पे पढ़ा है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो डेंसिटी डिक्रीज होती है, क्लियर। लेकिन जो वाटर है उसका बिहेवियर हम देखेंगे, उसको हम समझते हैं। यहाँ से एक मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ आपके लिए, ये ग्राफ है यहाँ पे। इस ग्राफ में हमने क्या किया, वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर। ठीक है, तो जब हम किसी, ये ग्राफ है आपका, ये आ गया 4 डिग्री यहाँ पे, और फिर से यहाँ पे इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या नोट किया कि जब वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करता है, क्लियर, जब वाटर का टेम्परेचर क्या करेगा, से लेके 4 तक, मीन्स वाटर टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम 0 to 4, इसकी जो डेंसिटी है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। लेकिन जब टेम्परेचर 4 के बाद इंक्रीज करेगा, मीन्स आफ्टर 4 डिग्री, दैट वॉल्यूम इंक्रीजेस। तो ये है वाटर का अनमलस बिहेवियर। होना तो क्या चाहिए था कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो डेंसिटी है वो बढ़नी चाहिए, ठीक है। लेकिन जब टेम्परेचर की चीजें एक्सपेंड करेंगी, ठीक है, मीन्स जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी भी साथ में बढ़नी चाहिए। लेकिन हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, वॉल्यूम बढ़नी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि वाटर के केस में उल्टा है कि 0 से 4 तक एक बार वॉल्यूम डिक्रीज करती है और फिर क्या करना लगती है, इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। और इसी की वजह से जो आपकी एक्वेटिक लाइफ है वो सर्वाइव करती है। ठीक है, अब सर्वाइव करने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जब मान लो सर्दी आती है तो ड्यूरिंग द विंटर जो टेम्परेचर क्या करता है, डिक्रीज करना शुरू कर देता है। मान लो जब तक 4 से ऊपर होता है तब तक आपके जो वाटर है, मतलब 4 तक आते आते जो वाटर है उसकी जो वॉल्यूम है डिक्रीज करती है। लेकिन जब 4 से वो 0 की तरफ उसकी वॉल्यूम इंक्रीज कर गई, क्लियर, जब तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगी, ठीक है, तो डेंसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, क्लियर। जो डेंसिटी डिक्रीज करेगी, जो आपका हैवी वाटर होगा या जो वाटर होगा सरफेस वाला, उस सरफेस के अंदर जो वाटर आएगा वो सिंक कर जाएगा, और सिंक करेगा तो डीप में जाएगा। डीप में क्या होगा कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव कर जाएंगे। तो पॉइंट हमने यहाँ पे समझना है कि पॉइंट ये है कि जब हम वाटर का टेम्परेचर क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, मीन्स जब वाटर आपका मतलब फ्रीजिंग की तरफ जा रहा होता है, क्लियर, व्हेन वाटर मूव टूवर्ड द फ्रीजिंग। तो ये आपने ग्राफ से ही समझना इस पॉइंट को।
ये ऐसे था भी देखो। तो ये जब 4 डिग्री टेम्परेचर था तो आफ्टर 4 जब टेम्परेचर डिक्रीज करा तो वाटर की वॉल्यूम बढ़ गई। तो जब वाटर की वॉल्यूम बढ़ी है तो उससे क्या होता है, ड्यूरिंग विंटर एज वाटर कूल्स बिलो 4 डिग्री द वॉल्यूम वाटर इंक्रीज हेंस डेंसिटी डिक्रीजेज। तो वॉल्यूम क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, डेंसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सो द कूलर वाटर इन अ लेक और रिवर मूव्स टू द सरफेस, और जो ठंडा वाटर होगा वो सरफेस की तरफ आएगा। एंड मोर डेंसर वाटर सिंक्स, कि जो डेंसर वाटर होगा वो सिंक कर जाएगा। अगर डेंसर वाटर सिंक करेगा तो जो पानी है वो नीचे जाएगा, ऊपर आपका आइस होगी, लेकिन जो लोअर बॉटम के अंदर वाटर होगा वो फ्रीज नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से जो आपकी एक्वेटिक लाइफ है वो सर्वाइव कर पाएगी। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, की जो वाटर है उसका एनोमलस बिहेवियर है। एनोमलस बिहेवियर क्या है, दोबारा से बता देता हूं कि आफ्टर 4 डिग्री जब 4 डिग्री से कम टेम्परेचर होता है तो वॉल्यूम इंक्रीज करती है। तो लेकिन होना क्या चाहिए था कि वॉल्यूम डिक्रीज करनी चाहिए थी, क्योंकि जब हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो पार्टिकल क्लोज आते हैं। तो पार्टिकल क्लोज आएंगे तो चीज कॉम्पैक्ट होगी, क्योंकि पहले लिक्विड था, लिक्विड के बाद वो सॉलिड बन रहा है, तो वॉल्यूम डिक्रीज होनी चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं कि 4 डिग्री के बाद वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है, और जब 4 डिग्री के बाद वॉल्यूम इंक्रीज करती है तो वही आपके एक्वेटिक लाइफ को हेल्प करता है सर्वाइव करने में। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था। इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है हीट कैपेसिटी। तो ये हीट कैपेसिटी के टॉपिक को हम देखते हैं कि व्हाट इज हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी जो आपका टॉपिक है वो है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी थ्रू 1 डिग्री। मींस किसी बॉडी के टेम्परेचर को हमने क्या करना है, 1 डिग्री राइज करना है। तो उसके 1 डिग्री टेम्परेचर के राइज करने के लिए जो हमें हीट चाहिएगी उसको बोलेंगे हीट कैपेसिटी। तो हम क्या कह देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये कोई बॉडी है, इस बॉडी को मैंने क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर दी, और क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करने के बाद मान लो इसका पहले टेम्परेचर T1 था, और जब इसको हमने हीट दी तो इसका टेम्परेचर T2 हो गया। तो इसकी बॉडी में टेम्परेचर में चेंज कितना है, तो उसको लेंगे T2 माइनस T1, तो दैट टेम्परेचर चेंज इज डेल्टा T। तो जितना हमने हीट सप्लाई किया उतना ही उसके टेम्परेचर में क्या चेंज आया। तो जो क्यू होगा वहां पे लिख दिया मैंने S डेल्टा T। अब जो S है यहाँ पे दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ हीट कैपेसिटी, और जो S है यही आपकी हीट कैपेसिटी भी इसको कह सकते हैं। जो मैं यहाँ से S की वैल्यू निकाल लूंगा तो वो आप कहेगी क्यू बाय डेल्टा T। क्लियर। तो अगर मैं कह देता हूं कि डेल्टा T इज 1 मींस 1 डिग्री, अगर बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं आपका S किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है। और यहीं से बनी है डेफिनेशन कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी थ्रू 1 डिग्री की व्हाट इज हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी जो है S है, S किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है। कब, जब डेल्टा T कितना है, 1 है आपका। तो ये डेफिनेशन है हीट कैपेसिटी की। तो अगर इसकी आप यूनिट निकालना चाहते तो यूनिट आप निकाल सकते हो कि जो हीट अप्लाई हुआ जाउल में होगी, टेम्परेचर आपका किस में केल्विन में होगा या डिग्री सेल्सियस में होगा, तो इसकी यूनिट होगी जाउल पर केल्विन हो सकती है या जाउल पर डिग्री सेल्सियस भी इसकी यूनिट हो सकती है। उसके बाद आपका आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी में क्या फर्क है उसको समझते हैं। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर 1 ग्राम ऑफ बॉडी थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें तो कोई बॉडी थी, इसमें हमने क्या ले लिया कि जो ये बॉडी है इसका मास जो है वो 1 ग्राम है। क्लियर। उसमें कोई बॉडी उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री। अब यहाँ पे जो बॉडी है उसका मास 1 ग्राम है। उस 1 ग्राम की बॉडी की हमने टेम्परेचर को राइज करना है कितना, 1 डिग्री। तो उसके लिए जो हीट चाहिए उसको बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्लियर। अब जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो 2 चीजों पर डिपेंड करेगी, तो मास पे डिपेंड करेगी और दूसरा करेगी टेम्परेचर के ऊपर। तो जो क्यू आपका होगा दैट इज हीट सप्लाइड इज प्रोपोर्शनल टू द मास एंड द चेंज इन द टेम्परेचर। तो जो क्यू है इसके प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे इक्वल आ गया, और जो साइन है उसको लिख दिया मैंने सी इज योर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और ये किसके इक्वल होगी, एम डेल्टा टी के इक्वल। तो यहाँ से मैं सी की वैल्यू अगर निकालता हूं तो वो आएगी क्यू डिवाइड बाय एम डेल्टा टी। तो जो सी है आपका ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अगर मैं कह देता हूं कि एम आपका किसके इक्वल है, 1 ग्राम के इक्वल है, और डेल्टा टी किसके इक्वल है, 1 डिग्री के इक्वल है, तो कहीं ना कहीं जो सी है वो क्यू के बराबर हो गया। क्लियर। अब यहीं से इसकी डेफिनेशन बनी है। तो सी क्या है, वो हीट है। सी क्या है, वो हीट है जो हमें चाहिए किसके लिए, किसी 1 ग्राम की बॉडी के टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज करने के लिए। तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ अ 1 ग्राम बॉडी थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, सो दैट हीट इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्लियर। उसके बाद आती है मोलर हीट कैपेसिटी। अब जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है बेटा, अब इसको अगर हम समझते हैं तो यह है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। तो पहले हमने क्या लिया था कि कोई बॉडी ली थी, उसका मास 1 ग्राम था। क्लियर। अब हमने वो बॉडी ली है, उसका हमने मास लिया, उसके लिए हमने मोल। तो उसके जो मोल है अगर 1 मोल है उसका, तो कितने मोल है, 1 मोल। क्लियर। उसके टेम्परेचर को कितना इंक्रीज करना है, हमने उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करना है 1 डिग्री। तो
उस समय जो हमें हीट चाहिएगी उसको बोलेंगे हम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो फिर से वही, अब दोनों में फर्क क्या है, तो फिर से हमने क्यू क्या की हीट सप्लाई की थी, वो किसके ऊपर, नंबर ऑफ मोल एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो जो क्यू है यहाँ पे इसको हटाया तो यहाँ पे लिख दिया कैपिटल सी म्यू डेल्टा टी। अब जो कैपिटल सी है वो आपकी है मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट। जो सी की वैल्यू आपकी आएगी वो आएगी क्यू डिवाइड बाय म्यू डेल्टा टी। तो इसको हमने लिख दिया यहाँ से भाई। अब हमें पता है कि जो नंबर ऑफ मोल होते हैं आपके, ये आपने क्लास 9 तो नंबर ऑफ मोल होते हैं गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल की वैल्यू पुट कर देता हूं तो सी आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी क्यू डिवाइड बाय स्मॉल एम, और कैपिटल एम कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, डेल्टा टी नीचे आ गया। तो इसको मैं लिख दिया यहाँ पे क्यू डिवाइड बाय स्मॉल एम इंटू में डेल्टा टी इंटू में कैपिटल एम, और इसको हम लिखा है ऊपर। तो ये लिखा देख लो क्यू डिवाइड बाय एम डेल्टा टी, क्यू डिवाइड बाय एम डेल्टा टी। तो ये किसके इक्वल था, ये स्मॉल सी के इक्वल था। तो जो मोलर हीट कैपेसिटी होगी वो किसके इक्वल होगी, वो होगी आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू में मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो ये रिलेशन आ गई किसके बीच में, मोलर हीट कैपेसिटी के बीच में और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बीच में। ठीक है, तो इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस है। तो उसको हम देखते हैं कि व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस, कि गैस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी। ठीक है, तो गैस कैन नॉट बी हीटेड, कैन बी हीटेड इन टू कंडीशन। तो दो कंडीशन कैसे, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर और कांस्टेंट प्रेशर। मतलब गैस को हम दो तरह से हीट कर सकते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर और कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। तो जब गैस को हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट करेंगे तो उसको बोल देंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो वही होगी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री, बट एट द एंड क्या आ जाएगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर को आप लिख दोगे फिर से वही, कि किसी गैस को हमने हीट करना है और उसके टेम्परेचर को हमने 1 डिग्री राइज करना है, और वो गैस का मास कितना है, 1 ग्राम है, लेकिन कंडीशन क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जब काम करेगा तो उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर सीपी बोल लेंगे, और दूसरे बोले सीवी। अब यहाँ पे हमें प्रूव बताना है कि जो सीपी है वो ग्रेटर देन सीवी होगा। अब इसको देखो कैसे है, तो ये मैंने कोई कंटेनर लिया, इस कंटेनर में कोई गैस थी, क्लियर। तो इसकी गैस की वॉल्यूम को हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। अगर वॉल्यूम आपकी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, तो अगर मैं यहां से कोई हीट सप्लाई कर रहा हूं तो जो कोई भी गैस है उस हीट को दो तरह से यूज करती है। एक तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए, क्लियर, और जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसकी वॉल्यूम भी इंक्रीज होती है, कि चीजें एक्सपेंड करती हैं। लेकिन जो वॉल्यूम है वो तो कांस्टेंट है। इसका मतलब जितनी भी हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वो सारी सारी किसमें जो है, टेम्परेचर को यूज करने में, इंक्रीज करने में यूज हो रही है। और दूसरी कंडीशन हमने क्या लिया, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है, यहां से हमने हीट सप्लाई की, अब इसके अंदर जो हीट है वो दो तरह से यूज हो रही है, एक तो वॉल्यूम को इंक्रीज करने में और साथ में किसको, टेम्परेचर को इंक्रीज करने में। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं ऐसे 20 जाउल एनर्जी दे रहा हूं, कितनी जाउल एनर्जी है ना, 20 जाउल, तो ये 20 की 20 जाउल एनर्जी सिर्फ किसके लिए यूज होगी, वो आपकी टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए यूज होगी। मीन्स 20 जाउल में ही अगर इसका टेम्परेचर 20 डिग्री बढ़ गया, मतलब 1 जाउल से 1 डिग्री बढ़ता है। अब इस केस में अगर मैं 20 जाउल एनर्जी का यूज करूंगा तो वो 20 जाउल एनर्जी दो पार्ट में टूटेगी, इसमें वॉल्यूम को इंक्रीज करने में और टेम्परेचर को इंक्रीज करने में। मतलब कुछ पार्ट किसको, वॉल्यूम में चला गया। मैंने कह दिया कि जो 10 जाउल एनर्जी है वो तो वॉल्यूम में चली गई, और 10 जाउल किसमें चली, टेम्परेचर। तो कितना टेम्परेचर, 10 डिग्री इंक्रीज हुआ। मतलब इसमें तो हमने 20 सप्लाई की थी, टेम्परेचर आपका 20 बढ़ गया था, लेकिन हम यहाँ पे 20 सप्लाई के लिए टेम्परेचर 10 बढ़ा। तो इसके टेम्परेचर को अगर मैंने 20 बढ़ाना तो और आपको हीट देनी पड़ेगी। इसका मतलब जो सीपी होगी वो वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी किससे, सीवी से। तो सीपी जो आपकी होती है वो ग्रेटर होती है सीवी से। नेक्स्ट आपका आता है कैलोरीमेट्री। तो कैलोरीमेट्री क्या है, ये ब्रांच ऑफ साइंस है विच डील विद द मेजरमेंट ऑफ हीट, की जो हीट को मेजर करे उसको कैलोरीमेट्री कहते हैं। जो हीट का ट्रांसफर होता है वो दो बॉडी के बीच में होता है, एक सिस्टम होता है, एक सराउंडिंग होता है। तो हमने क्या लिया कि ये बॉडी ली, ये बॉडी ए है, इस बॉडी ए का मास m1 है, इसका टेम्परेचर T1 है, क्लियर, और इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो C1 है। सो दिस बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट विद बॉडी बी, ये बॉडी बी के साथ कॉन्टैक्ट में है, क्लियर। जो बॉडी बी का मास है m2 है, क्लियर, और इसका जो टेम्परेचर है वो T2 है, और जो इसकी हीट कैपेसिटी है वो C2 है। तो सिंपल सी बात है कि मैं कह देता हूं कि जो T1 है वो ग्रेटर देन T2 है। इसका मतलब जो हीट है वो A से B पे जाएगी। कब तक जाएगी, जब दोनों बॉडी एक टेम्परेचर पे ना पहुंचे। तो मैंने क्या कह दिया, आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ हीट द बोथ द बॉडी सेम रीच टू अ टेम्परेचर दैट इज T। मीन्स जो A का टेम्परेचर डिक्रीज किया और B का टेम्परेचर इंक्रीज किया, और दोनों बॉडी एक
टेम्परेचर पे पहुंचेगी। तो हमें पता है, मैं लिखा था क्यू किसके इक्वल था, मैं लिखा था एम सी डेल्टा टी लिखा था पीछे लिखा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की फॉर्म में। तो जो पहली हीट होगी वो मीन्स जितनी बॉडी ने हीट लॉस की है उतनी सी बॉडी ने हीट को क्या किया, गेन किया है। ठीक है, तो अगर इसको हम देखते हैं यहां से कि हाउ मच द हीट बॉडी लॉस, और एक बॉडी ने कितनी हीट को गेन किया है, तो अगर उसको हम देखते हैं यहां से, तो मैंने बोला इसकी हीट Q1 थी, इसका मास M1 था, इसका C1 था ए बॉडी के लिए। तो अब जो डेल्टा टी होगा तो उसका टेम्परेचर T1 से कहां पहुंचा, टी पे पहुंचा, तो टी जो डेल्टा टी की वैल्यू होगी वो आएगी T1 माइनस टी। तो यहां पे जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा Q1 जो आपका होगा दैट इज इक्वल टू M1 C1 टी माइनस T1। सिमिलरली जो Q2 होगा वो बॉडी बी के लिए, तो वो आएगा M2 C2। अब इसका टेम्परेचर क्या किया है, राइज किया है, तो इसका टेम्परेचर कहां से कहां आ जाए, T2 था और फिर टी पे पहुंचा है। तो यहां पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी T1 आएगा, यहाँ पे टी आएगा, यहाँ पे आएगा T माइनस T2। तो आपको पता है जितनी इसने हीट लूज की इतनी इसने गेन किया, तो दोनों हीट के बराबर, तो Q1 किसके इक्वल होगा, Q2 के बराबर हो। तो यहाँ से जो M1 C1 T माइनस T1 इज इक्वल टू हो जाएगा M2 C2 इज इक्वल टू T माइनस, भाई ये 1 आएगा, ये ऐसे होगा, ये होगा T माइनस T2। तो ये थी आपकी हीट कैपेसिटी और कैलोरीमेट्री इसको हम कहते हैं। आगे आता है चेंज इन द स्टेट। तो चेंज इन द स्टेट का मतलब है द प्रोसेस बाय विच और द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन स्टेट ऑफ सब्सटेंस इनटू अनदर। मींस जैसे आइस थी उसको हीट किया, वाटर बना दिया, वाटर को कूल करेंगे आइस बन जाएगी। तो इसको बोलेंगे चेंज इन स्टेट। की जब हम किसी बॉडी को हीट अप करते हैं, किसी बॉडी को कूल करते हैं, तो उस बॉडी की वन स्टेट है जो अनदर स्टेट में चेंज होती है, तो उसके स्टेट में चेंज होने को हम कहते हैं चेंज इन स्टेट। यहाँ पे दो टर्म है, फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन। फ्यूजन का मतलब होता है किसी सॉलिड का किसी लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना, और मेल्टिंग होती है किसी सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, मींस फ्यूजन उसका उल्टा है। तो इसके बेस पे आपकी जो नेक्स्ट टर्म है वो उसको हम देखते हैं कि व्हाट आर द नेक्स्ट टर्म। तो इसके बेस पे जो आपकी नेक्स्ट टर्म है वो आपकी है लेटेंट हीट। तो भाई जो लेटेंट हीट है, अब लेटेंट हीट क्या है इसको हम समझते हैं, व्हाट इज लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट आपका है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इनटू अनदर स्टेट विदाउट राइजिंग टेम्परेचर। मींस हमने किसी सब्सटेंस की एक स्टेट को दूसरी स्टेट, मतलब सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है, लिक्विड को वेपर में चेंज करना है, या लिक्विड को हमने सॉलिड में चेंज करना है, या वेपर को हमने लिक्विड में चेंज करना है। तो उसको जितनी हमें हीट रिक्वायर्ड होगी एक स्टेट को दूसरी स्टेट में चेंज करने के लिए, लेकिन विदाउट राइजिंग इट्स टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर को राइज किए बिना, उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट। तो जो लेटेंट हीट है वो आपकी वो दो तरह की है, वन इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसके लिए, जब आपका सॉलिड किसी लिक्विड में चेंज हो, या कोई लिक्विड किसमें चेंज हो, सॉलिड में, तो वहां पे होगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और जब आपका कोई लिक्विड वेपर में चेंज हो, या कोई आपका वेपर लिक्विड में चेंज हो, तो उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि लेटेंट हीट ऑफ क्या है और वेपराइजेशन क्या है आपकी। तो भाई जो लेटेंट हीट है अगर उसको मैं डिफाइन करना चाहता हूं तो लेटेंट हीट का मीनिंग होता है, अब वो डेफिनेशन होगी द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन स्टेट ऑफ सब्सटेंस इनटू अनदर। अब अगर हम फ्यूजन की बात करेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, कि 1 ग्राम जो सॉलिड था उसको हमने किस में चेंज करना, लिक्विड में चेंज करना है, विदाउट राइजिंग इट्स टेम्परेचर, और विदाउट राइज इट्स टेम्परेचर, तो वो बन जाएगी आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगी, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर, लिक्विड इनटू इट्स वेपर विदाउट राइज इट्स टेम्परेचर, तो बन जाएगी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, वो हमने पॉइंट समझना है कि जब एक स्टेट दूसरी स्टेट में चेंज होती है तो उसका टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता। तो उसको अगर हम समझते हैं, एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, मैंने ले लिया आइस। सो ये कोई कंटेनर था, इस कंटेनर में मैंने ली आइस। तो इफ इन दैट कंटेनर देयर इज आइस, जब इसको हम हीट करेंगे तो जो आपकी हीट एनर्जी है, दैट हीट एनर्जी इज यूज टू ब्रेक डाउन द बॉन्ड्स, कि जितनी भी आप यहां से हीट एनर्जी दे रहे हो वो सारी की सारी एनर्जी बॉन्ड को ब्रेक करने में यूज हो रही है, ना कि इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करने में। अब जब सारी की सारी जब आइस आपकी
लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी या वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, एट दैट टाइम द हीट विच इज सप्लाइड इज यूज टू राइज इट्स टेम्परेचर। क्लियर। इसका मैं ग्राफ अगर अपलोड करता हूं आपके लिए, कि ग्राफ आपका यह है कि 0 डिग्री के ऊपर ये था, मान लो ये आपका कोई टेम्परेचर था, ये नीचे टाइम है और ये था टेम्परेचर, कि मान लो मैंने आइस को हीट करना शुरू कर दिया और वो 4 सेकंड पे जाके पूरी वाटर में चेंज हो गई। तो भाई 4 सेकंड तक जो उसका टेम्परेचर है वो 0 डिग्री रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक पूरी की पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हुई। जब पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट होगी, आफ्टर दैट इस टेम्परेचर स्टार्ट इंक्रीजिंग। सिमिलरली अब वाटर बन गया, मतलब लिक्विड आ गया। अब जब तक सारा लिक्विड वेपर में चेंज नहीं होगा तब तक जो आपका टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। तो पॉइंट यहां पे समझना है कि जब एक स्टेट दूसरी स्टेट में चेंज होती है तब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। जब आपकी एक स्टेट पूरी तरह से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होगी, आफ्टर दैट द टेम्परेचर स्टार्ट राइजिंग। तो इस आप समझ गए होगे। आप मैंने क्या बताया आपको कि मैंने आइस ली, उसको हीट किया। जब आइस को मैंने हीट किया तो उसका टेम्परेचर क्या था? कांस्टेंट था। कब तक कांस्टेंट रहेगा? जब तक ये सारी की सारी आइस किस में कन्वर्ट नहीं होगी? वाटर में नहीं कन्वर्ट हुई। कारण क्या उसका? कि जितनी भी हम हीट सप्लाई करते हैं, दैट हीट इज यूज टू ब्रेक डाउन द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिनकी वजह से बॉन्ड बने हुए हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी लेटेंट हीट का टॉपिक। अब आगे हमने हीट के बारे में बात की। अब हीट ट्रांसफर कैसे होगा? जो हीट का ट्रांसफर होगा वो 3 वे से होगा। कंडक्शन से होगा, कन्वेंशन से होगा और रेडिएशन से होगा। क्लियर। फॉर दिस ईयर ये आपके सिलेबस से कट चुका है, लेकिन इसकी आपके पास डिस्कशन है। अब कंडक्शन का मीनिंग होता है कि जब हीट आपकी, फॉर एग्जांपल ये पहला पार्टिकल था, ये दूसरा था, ये तीसरा, चौथा था और ये पांचवा और छठा, बस हीट यहां तक पहुंचनी यहां से, कि जब आपकी हीट ट्रांसफर होगी विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। अब इसको समझना कैसे है कि आपकी क्लास में कुछ बच्चे बैठे हैं लाइक इन अ रो, टीचर ने यहां से एप्पल दिया तो पहले बच्चे ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पांचवें को और पांचवें ने किसको दिया? छठे को दिया। तो एप्पल कहां पहुंच गया? लास्ट में पहुंच गया। तो ऐसी हीट जब एक पार्टिकल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इन दैट वे जब हीट का ट्रांसफर होगा तो उसको बोलेंगे कंडक्शन। तो व्हाट इज कंडक्शन? कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। मीन्स पार्टिकल अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, बच्चे जगह से नहीं हिले, दे ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो उस तरह के हीट ट्रांसफर को हम कंडक्शन बोलेंगे। तो कंडक्शन का मीनिंग होता है द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट पार्ट टू द कोल्ड पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल ऑफ बॉडी विदाउट एनी एक्शन। मीन्स देयर इज नो मूवमेंट इन द पार्टिकल। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कन्वेंशन, सॉरी उसको बोलेंगे कंडक्शन। अब कन्वेंशन में क्या होगा कि जो ये बच्चे पहले को एप्पल में थे, ये से यहाँ से उठ के गया और लास्ट वाले को दे दिया। तो इस केस में क्या है कि ये पार्टिकल यहां से चल के गया है, तो द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू विच द हीट इज ट्रांसफर बाय द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। तो मूवमेंट जब पार्टिकल की होगी तो उसको हम बोलेंगे कन्वेंशन, की पार्टिकल एक जगह चल के दूसरे, जो आपकी विंड बनती है, जो करंट होते हैं, वो कंडक्शन कन्वेंशन की हेल्प से। अब रेडिएशन में क्या होगा? रेडिएशन की सिंपल सी बात है, ये बच्चा यहाँ पे खड़ा हुआ, इसने एप्पल लिया और ये लास्ट वाले पे फेंक दिया। तो इस केस में क्या होगा? हीट का ट्रांसफर होगा हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट पर, लेकिन विदाउट डिस्टर्बिंग द मीडियम, कि जिस मीडियम से जाएंगे उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका एक छोटा सा टॉपिक है, वो आपका थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी को हमने समझना यहाँ पे क्या है कि ये हमने कोई क्यूब ले लिया। क्लियर। देयर इज अ क्यूब, ये आपका कोई क्यूब है। क्यूब के 2 फेस हैं बेटा, एक वन फेस ये है और एक फेस ये है। तो ये जो दोनों फेस है के बीच का जो डिस्टेंस है डेल्टा एक्स है, और इन दोनों फेस का जो एरिया है वो ए है। ठीक है, और हम कह देते हैं कि जो आपका फेस फर्स्ट है क्यूब का, वो उसका टेम्परेचर ज्यादा है, और जो फेस सेकंड है उसका टेम्परेचर क्या है? कम है। मीन्स जो ये है दैट इज एट हाई टेम्परेचर, जो फेस 1 है वो हाई टेम्परेचर पे और फेस 2 किस पे? लो टेम्परेचर पे। तो हीट कहां से जाएगी? हॉट से कूल की तरफ जाएगी। ठीक है, इसका हमने एरिया की बात करी, डिस्टेंस का बात कर लिया, और हम कह देते हैं कि जो दोनों हैं इनके बीच का जो टेम्परेचर, मान लो अगर ये आपका θ1 पे है और ये आपका किस पे है? θ2 पे है, और जो दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस है θ1 माइनस θ2, ये है डेल्टा थीटा। मीन्स जो दोनों फेस हैं, फेस फर्स्ट और फेस सेकंड जो है, इन दोनों फेस के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो थीटा है। क्लियर। और अगर हीट यहां से यहां जाती है तो उसको जाने में टाइम टी लगता है। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकली? कंक्लूजन निकली कि जो हीट ट्रांसफर होगी फेस 1 से फेस 2 पे, कह रहा है वो एरिया के डायरेक्टली होगी,
टेम्परेचर डिफरेंस की डायरेक्टली होगी और टाइम जो लगेगा उसकी भी क्या होगी, डायरेक्टली होगी, लेकिन जो डिस्टेंस है दोनों फेस का उसके क्या होगी, इनवर्सली होगी। मीन जो हीट ट्रांसफर है फ्रॉम फेस फर्स्ट टू सेकंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्या है वो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एरिया के है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर डिफरेंस के है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम स्केप के, लेकिन इनवर्सली किसके है, डेल्टा एक्स के। क्लियर। तो अब इसके बाद अगर हम इसको प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो यहां से आपका जो क्यू आएगा, दैट क्यू इज इक्वल टू माइनस के ए डेल्टा थीटा टी डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। अब आप कहोगे सर ये माइनस साइन क्यों है, कि जो ये माइनस साइन आया बेटा कि देयर इज अ टेम्परेचर के बीच में जो नेगेटिव साइन सजेस्ट करता है कि जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज कर रहा है, कि जो टेम्परेचर है मान लो पहले बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा था तो बाद में टेम्परेचर अगर डिक्रीज कर रहा है ड्यू टू फ्लो ऑफ हीट, तो ये जो नेगेटिव साइन आया दिस इज ड्यू टू द डिक्रीज इन द टेम्परेचर। ठीक है, अगर मैं यहाँ से के निकालता हूं आपका तो दिस के इज नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी, जो के है आपका वो है थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो इस के की वैल्यू हमने निकल दी यहाँ पे थर्मल, अगर मैं के निकाल लूंगा तो दिस के कम्स आउट टू बी क्यू डिवाइड बाय टी अपॉन में ए इंटू में डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, और किसका, माइनस का। तो दिस के इज नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी एंड यू कैन फाइंड द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी आल्सो। क्लियर। तो अगर मैं कह देता हूं डिफाइन करो थर्मल कंडक्टिविटी को, तो थर्मल कंडक्टिविटी को डिफाइन हमने करना है तो कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर मैं कह देता हूँ एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर है और डेल्टा थीटा कितना है, डेल्टा एक्स कितना है 1 मीटर है और डेल्टा थीटा कितना है 1 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, क्लियर। और क्या रहेगा अपना, डेल्टा एक्स आ गया, डेल्टा आ गया, और टाइम स्केप कितना 1 सेकंड है। तो अगर इन सबको 1 मान लेता हूं तो कहीं ना कहीं जो के है वो क्यू के इक्वल आ गया, के किसके इक्वल, क्यू के इक्वल आ गया। व्हाट इज थर्मल, अगर यहाँ से डिफाइन करेंगे द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, अब क्यू तो एनर्जी है तो क्यू किसके, के इक्वल है द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट फ्लो between the two face of a cube, opposite face of cube separated by a distance of 1 meter having area of 1 meter square and time taken to flow of heat is 1 second. So at that time जो thermal conductivity है वो किसके इक्वल है, हीट ट्रांसफर के इक्वल है। तो इसको डिफाइन कर, थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल इज डिफाइंड एज अमाउंट द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी दैट फ्लो अक्रॉस द अपोजिट फेसेस ऑफ 1 मीटर क्यूब in 1 second when opposite faces of the cube are maintained at a temperature difference of 1 डिग्री सेल्सियस। कि कितनी हीट इस फेस से इस फेस तक जाएगी, कब, जब ये दोनों फेस के बीच का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर है, इनका एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर है और इनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 1 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, उसके बाद जो आपका टॉपिक है वो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग कहता है द रेट एट विच अ बॉडी लॉस हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग। कि ये कोई बॉडी थी, क्लियर, और ये इसका सराउंडिंग है, तो जितनी रेट से मतलब जितने टाइम में कोई बॉडी जितना हीट का लॉस करेगी वो उनके टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर। तो अगर हम यहाँ पे कह देते हैं कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो थीटा माइनस थीटा नोट है, तो थीटा माइनस थीटा नोट किसके इक्वल है, रेट एट विच हीट इज लॉस। अब हीट का लॉस हो रहा है, जो टेम्परेचर है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इफ टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग सो दैट्स व्हाट इज टेकन एज नेगेटिव। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे किया गया कि आपके यहाँ पे कोफिशिएंट है थर्मल कंडक्टिविटी का। अब जो आपका नेक्स्ट है वो है ब्लैक बॉडी या परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी इसको कहेंगे बेटा कि उसके ऊपर जितनी भी रेडिएशन फॉल कर रही है, अगर वो सारी की सारी रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेती है तो उसको बोलेंगे परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो एक्चुअल में कोई यूनिवर्स कोई परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, लेकिन कुछ बॉडी हैं जो 99% रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेती हैं। तो हमने क्या कहा कि ये कोई बॉडी थी, इसके ऊपर कुछ रेडिएशन आपकी फॉल कर रही है, अगर ये सारी रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेगी तो इस बॉडी को हम बोलेंगे परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो फेरे ने एक ब्लैक बॉडी बनाई थी, दैट इज अ साइंटिस्ट नेम फेरे। तो फेरे ने एक ब्लैक बॉडी दी थी तो उसको मैंने बोला था फेरे ब्लैक बॉडी। तो फेरे ने ब्लैक बॉडी कैसे बनाई, उसने एक स्ट्रक्चर बनाया, वो स्ट्रक्चर एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर था, उस स्ट्रक्चर में यहाँ पे एक होल था, क्लियर। इस होल के सामने यहाँ पे एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनाया उसने। तो जैसे यहाँ से कोई रेडिएशन आती है इस ट्रायंगल को हिट करती है, सो दैट रेडिएशन सफरिंग विद मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द फेसेस ऑफ दैट सरफेस, सो इन दैट वे द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ दैट रेडिएशन इज ऑब्जर्व, क्लियर। तो रेडिएशन एंटर्ड इन अ स्फीयर थ्रू होल ए, ये कोई होल ए ओ था, इससे इसने एंटर किया।
तो उसकी वहां पे गई मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो इन दैट प्रोसेस जो आपकी 99% एनर्जी थी उसको उसने ऑब्जर्व कर लिया। क्लियर। सो इट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और उसके बाद क्या है, अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि इफ इट इज प्लेस इन bath of fused salt so as to keep at a constant temperature the radiation coming out is called black। अब इस बॉडी ने जो हीट ऑब्जर्व की है आफ्टर सम टाइम जो इस हीट को ये रेडिएट करेगी सभी डायरेक्शन में, तो उस रेडिएशन को बोला जाएगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी मीन्स कोई बॉडी है जिसके ऊपर रेडिएशन फॉल कर रही है, वो सारी की सारी रेडिएशन को ऑब्जर्व कर रही है, तो उस रेडिएशन को बोलेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, सॉरी परफेक्टली ब्लैक बॉडी। और जो रेडिएशन को छोड़ेगी उन रेडिएशन को कहा जाएगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसी के बेस पे आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका स्टीफन लॉ। अब स्टीफन लॉ ये कहता है कि किसी बॉडी के ऊपर कोई रेडिएशन फॉल की है और उस रेडिएशन को वो थोड़ी देर बाद छोड़ रही है, द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन एमिटेड पर यूनिट टाइम फ्रॉम अ यूनिट एरिया ऑफ अ बॉडी। की ये कोई बॉडी थी, ये कोई क्या है बॉडी है, इसका एरिया क्या है 1 यूनिट है। तो पर सेकंड मतलब हर सेकंड में जितनी रेडिएशन ये छोड़ेगी, कह रहा वो जो रेडिएशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 4th पावर ऑफ द टेम्परेचर। ठीक है, मीन्स कोई भी ब्लैक बॉडी है उसने क्या करनी है, रेडिएशन को एमिट करना है। एमिट कितने पर सेकंड पर यूनिट एरिया, मीन्स 1 यूनिट एरिया में 1 सेकंड में वो कितनी रेडिएशन एमिट कर रही है वो उस पर डिपेंड करे, किस पे, उस बॉडी के टेम्परेचर की 4th पावर के। उस टेम्परेचर को बोलेंगे हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्लियर। तो जो ई है यहां पे, ये है अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो टेम्परेचर की पावर 4 के प्रोपोर्शनल है। तो यहां पे हमने क्या किया, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा दिया, यहां पे आ गया सिग्मा। अब सिग्मा जो आपका है वो स्टीफन कांस्टेंट है। ठीक है, ये तो स्टीफन लॉ। अब स्टीफन के बाद जो आया था वो था वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ कहता था, ये भी इसी से जुड़ा हुआ है, द वेवलेंथ कोरस्पोंडिंग टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ एमिशन ऑफ हीट रेडिएशन। अब यहां पे क्या है कि ये कोई बॉडी है भाई, क्लियर, ये क्या छोड़ रही है, ये रेडिएशन छोड़ रही है। क्लियर। तो अब इसने क्या बोला कि रेडिएशन क्या छोड़ेगी, दैट रेडिएशन हैव डिफरेंट वेवलेंथ, कि जो रेडिएशन कोई बॉडी छोड़ती है उसकी वेवलेंथ डिफरेंट करती है। तो इनका बोला द वेवलेंथ कोरस्पोंडिंग टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ एमिशन ऑफ हीट रेडिएशन, कि किसी बॉडी ने जो रेडिएशन छोड़ी है उन रेडिएशन की जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी उसकी जो वेवलेंथ है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मींस द वेवलेंथ कोरस्पोंडिंग टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ एमिशन ऑफ हीट रेडिएशन, मींस इस बॉडी ने कोई रेडिएशन छोड़ी थी, कौन सी, हीट रेडिएशन। क्लियर। तो जो हीट रेडिएशन छोड़ी थी उन रेडिएशन की इंटेंसिटी क्या है, मैक्सिमम है। तो जिनकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है उनकी जो वेवलेंथ होगी वो टेम्परेचर के क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। द वेवलेंथ कोरस्पोंडिंग टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ एमिशन ऑफ हीट रेडिएशन, मीन्स कोई बॉडी ने हीट रेडिएशन छोड़ी है। अब वो जो हीट रेडिएशन छोड़ी है उनकी इंटेंसिटी जो मैक्सिमम है, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली रेडिएशन है उनकी जो वेवलेंथ होगी, मान लो ये कोई रेडिएशन थी, इसकी इंटेंसिटी क्या थी, मैक्सिमम थी, तो इसकी जो वेवलेंथ होगी दैट वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो अब इसको हमने क्या कर दिया, बी आ गया, तो जो बी यहाँ पे है दैट इज ए कोफिशिएंट और या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन, जिसको हम बोलेंगे वेन्स कांस्टेंट। क्लियर। अब जो वेन कांस्टेंट है उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी बी इज इक्वल टू लैम्डा टी। तो ये था आपके इस चैप्टर का टॉपिक। इसके बाद आपका जो टॉपिक रहता है वो रहता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अभी ग्रीन हाउस इफेक्ट को पिछली क्लास में पढ़ के आई हैं, ठीक है। तो अगर हम ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करते हैं, अब यहां से अगर सिंपल सी ये वेन डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब जो लाइट सन से हमें आती है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 4.83 इंटू 10 की पावर -7 मीटर होती है। तो ये रेडिएशन अर्थ के अंदर आ गई, अर्थ में डिफरेंट सब्सटेंस के ऊपर फॉल की, डिफरेंट सब्सटेंस ने इसको ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद इसको री इमिट किया। तो री इमिट करने के बाद जब इसकी हम वेवलेंथ निकालते हैं तो दैट B/T निकाल लेंगे। तो हम कहते हैं टेम्परेचर जो आपका है वो है 300 केल्विन। ठीक है, मतलब जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है इतना ही रहता है 300 केल्विन। और जो बी आपका है दैट इज वेन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। तो जो वेन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट की वैल्यू है, अगर उसकी वैल्यू लिखते हैं तो वो आती है 2.8
898 इंटू में 10⁻³ m के। तो जब इसको मैं सबको सोल्व करता हूं तो यहां से जो आपका लैम्डा m होता है वो आपका आता है 96.6 इंटू 10⁻⁷। अब पॉइंट हमने क्या देखा कि जो रेडिएशन आ रही थी वो इतनी आ रही थी और जो कोई बॉडी बाद में छोड़ रही है वो इतनी छोटी, इसका मतलब बहुत ज्यादा रेडिएशन छोड़ी। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो ग्रीन हाउसेज होते हैं उनके अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा जाता है। अब अर्थ के अंदर कोई रेडिएशन आती है, क्लियर, वो रेडिएशन बाहर क्यों नहीं जा पाती? क्योंकि ये जो वेवलेंथ है दैट इज कोरस्पॉन्डिंग टू इंफ्रारेड। ये किसके कोरस्पॉन्डिंग है? वो है इंफ्रारेड के कोरस्पॉन्डिंग है। और जो इंफ्रारेड रेडिएशन है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट नहीं कर पाती। मतलब जो लाइट आ रही है वो तो है विजिबल की फॉर्म में, लेकिन जो लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के जो वापस जा रही है वो इंफ्रारेड की फॉर्म में है। तो जब लाइट इंफ्रारेड की फॉर्म में होगी तो वो लाइट अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाती, क्लियर। अगर वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट नहीं कर पाती मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा पाती। अगर वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाएगी, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो ये आपका टॉपिक था ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो तो ये आपकी वीडियो थी। ये पूरे आपके जो बुक है 11A और 11B चैप्टर है, मतलब पूरा 11वां चैप्टर की ये वीडियो हमने आपके लिए प्रिपेयर कर दी है। तो इस वीडियो को पूरा देखना है। पूरा देखने के बाद एट द एंड आपका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, आपकी क्लास कमेंट करनी है, कौन सा सेक्शन है, साइंस में, मीन्स आप मेडिकल है नॉन मेडिकल है, क्लियर। वीडियो को पूरा देखो, इसके नोट्स बनाओ। अगर फिर भी कहीं पे डाउट आता है तो आप मेरे को मैसेज करो ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस डाउट को हम आपका दूर कर सकें। सो दिस इज ओवर फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, clear, so complete it on your notebook and next we will meet with the next video of chapter number 12 thermodynamics। और जिन्होंने अभी तक बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो आपके पास टाइम से पहुंच सके पहले। सो दिस इज ओवर फॉर टुडे, थैंक यू।